बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज हम बात करेंगे सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर, जिसमें अफरा तफरी मची हुई है। बहुत से मामलात हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। और आज मेरे मेहमान हैं जनाब नासिर अजीज़ साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है, कई बार तशरीफ ला चुके हैं और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मरकज़ी तर्जमान हैं और यूनाइटेड नेशन के मैकेनिज़्म को वो अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अभी भी यूनाइटेड नेशन का जो जून का सेशन है वहाँ में शिरकत करके तशरीफ लाए हैं। तो नासिर अजीज़ साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने मौका दिया। अच्छा नासिर साहब, कोई ज़ाहिर है कि अभी जैसे कि मैंने कहा है इंट्रो में कि आप यूनाइटेड नेशन के सेशन में गए थे, तो वहाँ पर आप भी थे और दूसरे लोग भी थे। तो आपने जम्मू कश्मीर के मामलात को किस तरीके से वहाँ पर रिप्रेजेंट किया और वहाँ पर क्या क्या हुआ, ज़रा नाज़रीन को इससे भी बाखबर कर दें। फ्लोर इज़ योर्स। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का 56 सेशन अभी स्टार्ट हुआ था 18 जून को। तो वो उसका 12 जुलाई को एंड हो रहा है, लेकिन हमारे रिलेटेड जो चीज़ें थी एशिया साउथ एशिया जो जिसमें डिस्कस हो सकता था या हुआ, तो हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब थे, जमील मकसूद साहब थे, हमारे बाकी दोस्त थे, जिया मुस्तफा साहब थे और अलीम शफीक साहब, बाकी साथी भी आए थे। तो ये यूएन का जो ये सेशन था, इस दौरान हमारी डिफरेंट एनजीओज के जो नुमाइंदे थे, सिविल सोसाइटी के जो नुमाइंदे थे, पूरी दुनिया से आए थे, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हुआ। फिर यूएन के जो ऑफिशियल्स हैं, वर्किंग ग्रुप से रिलेटेड जो लोग हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स हुई। फिर हमने जो यूएन का मैकेनिज्म है उसमें डिफरेंट डोजियर्स सबमिट करवाए, जो आज़ाद कश्मीर और ओवरऑल जो साउथ एशिया और स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर और पर्टिकुलरली आजाद कश्मीर के हवाले से और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वहां पे जो मूवमेंट्स आजकल चल रही हैं, तो उन चीजों को हमने हाईलाइट किया कि वहां पे क्या इश्यूज हैं, लोग सड़कों के पे क्यों हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सुना कि जो आखिरी वीक है इसमें यूपीआर हो रहा है, तो ये लोगों को ये बता सकते हैं कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है? यूनिवर्सल पीरियडिक रिव्यू इसको कहते हैं, यूपीआर। और हर 3 साल के बाद हर कंट्री की स्क्रूटनी होती है और उसमें पहले से एक शेड्यूल तय होता है कि इस जो यूपीआर का ये सेशन होगा तो इसमें कितनी कंट्रीज होंगी। फॉर एग्जांपल 12 कंट्रीज हैं, 15 हैं, तो उनकी एक स्क्रूटनी होती है। फिर 3 स्टेट्स होती हैं, उनको ट्रोइका कहते हैं। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स होती हैं। और उस कंट्री के अंदर जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही होती हैं, सिविल सोसाइटी का जो फीडबैक होता है, जो इंसानी हुकूक के नुमाइंदे होते हैं, जो प्रेस होता है, मीडिया होता है, और यूएन का जो अपना मैकेनिज्म है, जो डिफरेंट उनके स्पेशल रिपोर्टर्स होते हैं या उनका अपना उन मुल्कों में जो ऑफिसेज होते हैं, वहां से उनको जो फीडबैक आता है, तो वो फिर सारा उन मुल्कों के सामने रखते हैं, अपनी रिकमेंडेशन रखते हैं कि ये आप इस फील्ड में अपनी लेजिस्लेशन करें, रिफॉर्म्स लाएं। अगर वो स्टेट गए कि जी नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, तो फिर उस स्टेट को फिर भी मौका दिया जाता है कि नहीं ऐसा है, हमारे पास ये एविडेंसेस हैं, ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, सिविल सोसाइटी ने ये फीडबैक दिया है, और वर्किंग ग्रुप ने ये केसेस वहां से कलेक्ट करके सिविल सोसाइटी की मदद से हमें ये केसेस ला के दिए हैं, तो आप इस पे अपना मौका दीजिए। और इस ज़मन में क्या जम्मू कश्मीर के हवाले से इंडिया और पाकिस्तान का भी यूपीआर होता है, तो क्या कोई प्रोग्रेस होती है? जी जी, दोनों मुल्कों का क्या, पूरी दुनिया में जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, सबका यूपीआर होता है। और सबके अब जब यूपीआर होता है तो उनके मिनिस्टर्स आते हैं, उनके ऑफिशियल्स, ऑफ कोर्स उनके जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पूरा स्टाफ होता है, वो तो यहीं मौजूद होता है। लेकिन वहां से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनके फिर डेलीगेशन में डिफरेंट लोग आते हैं, वो फिर आके रिपोर्ट्स पेश करते हैं, कंट्री रिपोर्ट, कि जी हमारा हमने लास्ट यूपीआर में आपने ये रिकमेंडेशंस दी थी, तो उस पे हमने इन इन चीजों पे रिफॉर्म्स लाए या लेजिस्लेशन की है या इम्प्रूवमेंट हुई है। और जो जो वायलेशंस थी, जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो कितने लोगों को हमने पनिश किया या उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई की। जिन लोगों को उठा लिया जाता है उनके बारे में भी जिक्र होता है, क्लास ली जाती है उन मुल्कों की। जी जी, डेफिनेटली। जो इन्फोर्स डिसअपियर्ड लोग हैं उनका बकायदा एक पूरा एक स्पेशल रिपोर्टियर हैं इन्फोर्स डिसअपियरेंसेस के हवाले से। वहाँ पे उनका एक वर्किंग ग्रुप है जिसको लोगों ने वहाँ से पूरे केसेस जो रिपोर्टेड हैं उनकी फैमिलीज के एफिडेविट्स के साथ, उनकी आईडीज के साथ, अगर कहीं वो केस किसी अदालत में चल रहा है या एफआईआर है, वो उसकी कॉपी से लेके, आईडी कार्ड की कॉपी से लेके, कब बंदे को उठाया गया,
कोई विटनेस थे तो उनकी जो एज ए विटनेस स्टेटमेंट वो जमा कराई जाती है। और फिर यूएन उस मेंबर स्टेट को कहता है कि इस बंदे को फलां तारीख को आपकी एजेंसीज ने या आपकी जो जो भी आपकी फोर्सेस है उन्होंने डिसअपेयर किया। तो आया इस बंदे का क्या हुआ, इसको प्रोड्यूस करें, और इलीगली आप किसी बंदे को डिटेन करके नहीं रख सकते, और बाकायदा मुल्कों की क्लास ली जाती है, और मुल्क इसीलिए खौफ जाता है यूएन से। जनाब थैंक यू वेरी मच, आपने वहाँ के जो मामलात हैं वो आपने बताए। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों को समझ आई होगी कि आप वहाँ पर सिर्फ सैर तफरीह के लिए नहीं जाते, बल्कि काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। मैं खुद भी जाता रहा हूँ तो मुझे पता है। लेकिन जो लोग नहीं जाते या नहीं जा सकते वो सिर्फ बातें करते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जनाब? अब जो रावला कोर्ट में जेल प्रिजन ब्रेक हुआ है, उसके बारे में काफ़ी शोर है, काफ़ी बातें हो रही हैं, कुछ इसको साजिश कह रहे हैं। और 19 लोग जो हैं वो भाग गए और एक बेचारा उसको मार दिया गया। तो इसके जी। बारे में आप क्या जानते हैं कि व्हाट इज द स्टोरी? यानी कहते हैं कि हेडलाइंस के पीछे स्टोरी क्या है? देखें, जो रावलाकोट का जेल है तो वो बिल्कुल रावलाकोट सिटी के अंदर जेल क्या है, 5-7 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं। और बहुत पुराना ये वहां पे है। उसका मुतबदल उन्होंने एक, मतलब पहले एक प्रोजेक्ट 2005 में भी जब जलजला आया था उसमें भी ये बिल्डिंग मुतासर हुई थी। और 2007 में भी मजे की बात है कि वो इतना खस्ता हालत है उसकी कि दीवार तोड़ के कैदी भाग गए थे। बाद में फिर उनको पकड़ लिया गया था, लेकिन 2007 में भी ये वाकया हुआ। फिर जलजले के बाद ये कहा गया था कि हम नया जेल बनाएंगे रावलाकोट के साथ ही एक एरिया त्राड़ तरनी के नाम से। वहां पे जमीन अलॉट की गई और वहां पे प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया था, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन उसको रोक दिया गया। ये जेल कोई उस एतबार से आप इसको जेल भी नहीं कर सकते। एक छोटा सा 5-7 कमरे हैं, छोटे छोटे कमरे हैं, और जिस बंदे की किसी की जमानत कैंसिल हो जाती है या किसी बंदे को पकड़ के थाने में ले जाते हैं, 2-4 दिन इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर इसको जुडिशियल कहते हैं ना कि वो कस्टडी में है, तो उसको लाके यहाँ पे, और जो हाई प्रोफाइल कैदी हैं तो उनको यहाँ पे रखते नहीं है, मोस्टली दूसरी जेलों में मुंतकिल कर देते हैं। लेकिन ये जो अभी का वाकया है ना, तो ये बड़ा जिस तरह होता है ना फिल्मी सीन, कि जी एक तो छुट्टी वाला दिन था, तो वहाँ के जो पुलिस के ऑफिसर्स हैं उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वीडियोस में, उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए उसमें यह है कि छुट्टी वाले दिन जो मुलाकातों का सिलसिला होता है वो किसी को अलाउड नहीं होता कि आपके साथ कोई मिलने आएगा, क्योंकि उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो वो जाहिर है अदालतें भी नहीं खुली होती हैं और ऑफिसर्स भी मोस्टली नहीं होते। तो इतने ज्यादा तादाद में सब कैदियों का अहाते में मौजूद होना, बाहर आना, यानी कि अपने जेल के जो कमरे थे उनमें नहीं थे, फिर असला का अंदर जाना, और फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक उनको लस्सी पेश की गई। और उस लस्सी के साथ उन्होंने कहते हैं कि जी हमारे एहलकारों की आंखों में मिर्चें डाली और असला लेके तो उन्होंने फायरिंग भी की। और जिसमें एक लड़का बड़ा यंग, मुतियालमरा रावलाकोट के साथ ये गाँव है बिल्कुल, वहां का लड़का था। अब खुदा जाने, ये राज भी कहते हैं ना, उसी के साथ चला गया कि उसको किस, या तो वो उनके साथ जाना नहीं चाहता था या आई विटनेस था उस पूरी गेम का, उसलिए उसको मार दिया। हालांकि एक वीडियो है उसमें बेचारा वो सीढ़ियों पे बैठा हुआ है, उसके सीने में गोली लगी हुई है, ब्लीडिंग हो रही है। उसमें मारा तो ये होता है कि आप इमीडिएटली बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, और वहां से जो जेल से अगर बंदा पैदल भी जाए ना तो 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, जिसको सीएमएच कहते हैं। क्योंकि वो मेरा गाँव है, इलाका है, हम उस जेल में बहुत सारे लोग हमारे साथी कभी किसी पॉलिटिकल स्ट्रगल में या किसी और मुकदमे में जाते थे तो हम उनसे मिलने जाते, पूरा हाथा उस कमरों को, सारी अदालत की जो उसकी जेल की लोकेशन है, हम बड़े अच्छे तरीके से उसको जानते हैं। लेकिन बेचारा वो उधर ही बैठा, सीढ़ियों पे ब्लीडिंग हो रही है, 5-7 लोग वीडियो बना रहे, लेकिन उसको हॉस्पिटल नहीं लेगी। नहीं, गोली किसने मारी है? ये तो फिर पुलिस वाले ही बताएंगे ना, जो भागने वाले थे वो भाग गए, पुलिस वाले थे या वो जो लोग भागे हैं वो थे। तो जाहिर है वो आई विटनेस हुआ होगा या वो उनके साथ भागना नहीं चाह रहा होगा, तो इसीलिए मारा होगा ना। उस बंदे का तो कोई कसूर नहीं है ना, कोई हाई प्रोफाइल भी नहीं था, हम छोटे से मुकदमे में था वो। ये फिर यानी ये जो जितने भी भागे हैं अभी तक गिरफ्तार कोई नहीं हुआ? इन्हीं दो को अभी आज की रिपोर्ट है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो कहते हैं वो एक है कोई 22-23 साल का, वो भी कत्ल के मुकदमे में था। और एक है कोई 30-32 साल का, एक का नाम है फैजान और एक का नाम है उस्मान। इनको वापस कहते हैं कि रावलाकोट के करीबी जंगलों में जो है ना, पुलिस के साथ उनका मुकाबला हुआ, कुछ पुलिस वाले जख्मी भी हैं, खुदा जाने। लेकिन अगर वो पकड़े गए हैं उनको अदालत में पेश किया जाना चाहिए, और जो लोग इसमें मुलवस हैं, क्योंकि ये ऐसे ही सादा गेम नहीं है कि जी
कैदी भाग गए, पिस्तौल छीन लिया, और बड़े मजे से वो जिस तरह वॉक करने नहीं जाता है, वो सीसीटीवी की आपने शायद वीडियोस देखी हूँ, जब वो जेल से निकल के जा रहे हैं ना बड़े आराम से, ये नहीं कि कोई बाहर गाड़ी खड़ी है कि बाहर से कोई आके उन्होंने पिक किया फौरी ले गए। मतलब इसमें लोग कहते हैं ना कि साजिश का पहलू तलाश कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि इसके पीछे गेम कुछ हो रहा है। शायद पाकिस्तान वाले कोई एक्शन लेना चाहते थे, या कोई कंडूसिव इन्वायरमेंट या सिचुएशन पैदा करना चाहते थे ताकि उनको एक्शन करने का मौका मिले। ये जो उसमें एक हाई प्रोफाइल जो नाम है ना, जिसको गाजी शहजाद कहते हैं, और ये पाकिस्तान आर्मी में रेगुलर सर्व करते रहे, और इनका जो रेडार का होता है उस शोबे में थे, और इनको कैप्टन शहजाद के नाम से पहले जाना जाता था। गाजी ये बाद में हुआ जब ये लश्कर तैयबा या जमात उद दावा के साथ गए इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में। तो रिसेंटली इनके एक करीबी दोस्त की वीडियो भी थी, उन्होंने कहा चिड़ी तो कभी इन्होंने एक चिड़िया भी नहीं मारी, लेकिन गाजी हैं, लेकिन पर वहां गए जेल में। तो जब ये कैदियों का तबादला हुआ, फौजी उनके भी कैद थे इंडियंस इंडियंस के यहाँ पे पाकिस्तान में, और उस तबादले के नतीजे में ये रिहा होके आए और वाघा बॉर्डर से ये पाकिस्तान में आए। और अच्छा, मेरा ये सवाल था, चलो आपने उसको शुरू कर दिया, इसी पर बात करते हैं फिर। भाई ये नजर ये आता है अभी, मैंने तो सच्ची बात है, अभी मेरी लाइफ में कह रहे हैं। ये तो मुझे पता था कि लश्कर तैयबा से उनका ताल्लुक रहा है। तो लश्कर तैयबा तो कश्मीरी, जम्मू कश्मीर की आज़ादी या खुद मुख्तारी या उसकी वहादत के लिए तो नहीं लड़ रही, वो तो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर ये इसको इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है? ये जनाब ये पहले उधर गए ना, उस जाहिर है जो उनकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, तो किसी एक में तो डालना था उनको। तो उधर गए, जब वापस आए तो इन्होंने बनाया जम्मू एंड कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के नाम से एक, वहाँ यहाँ पे कश्मीर में बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन है आजाद कश्मीर का, उसमें भी वो जमात रजिस्टर्ड है। इन्होंने 2021 के इलेक्शन में हिस्सा भी लिया उसी प्लेटफॉर्म से। बाद में इन्होंने फिर बनाई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ जम्मू एंड कश्मीर, TTJK, जम्मू एंड कश्मीर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ उसको कहते हैं। तो उसकी उसको इन्होंने बाकायदा एक, आप कह सकते हैं ना, जो प्रोजेक्शन ही होती है ना, उस पे उन्होंने जो बातें की बड़ी बड़ी कि हम पूरी रियासत की खुद मुख्तारी की बात करते हैं, जो लोगों को हुकूक नहीं है वहां पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। फिर जो पलंदरी में एक जगह है गड़ाला, वहां पे काफी एरिया है जहाँ पे जंगलात हैं, तो उसमें उन्होंने कैंप्स बनाए जिसकी वीडियो बनाई, लोगों को तरबियत दे रहे थे, रॉकेट लॉन्चर, AK-47, दूसरा जो मॉडर्न वेपन्स है ना, वहां पे उन्होंने वीडियोस बना के तो स्टेट को बाकायदा चैलेंज किया कि हम मुजफ्फराबाद को जाके तो वहां पे कब्जा करेंगे। तो इसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हो गई। अब देखना यह है कि 20-21 लोग जो हैं, जिनमें से कुछ को उम्र उम्र सजाए मौत थी, और कुछ को 25-25 साल 10-10 साल की कैद की सजाएं थी। तो ये तो वेल ट्रेंड थे, आर्मी में भी रहे, फिर ज़ाहिर तरबियत और लेके तो गए होंगे, जब पार रहे फिर जेल में भी रहे, वहां से वापस आए। तो ये भी हो सकता है कि उनको वहां रखा गया हो कि इन लोगों को मोटिवेट करो कि आपकी जिंदगी तो अब खत्म है, फांसी तो आपने चढ़ना ही है, तो निकलते हैं। तो अब आजाद कश्मीर के अंदर जो पीपल्स राइट्स की मूवमेंट है, तो उसको भी सबोताज करने के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी उन लोगों से करवा सकते हैं, क्योंकि अब तो उन्हीं के मेहमान होंगे या उनको पता होगा कि कहाँ है। वो कह सकते हैं कि हाँ जी ये फलां चीज ये हैपन हो गया, ये जो कहते थे पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये वायलेंट मूवमेंट शुरू कर दिया, तो उसके बहाने फोर्सेस को ले आए आजाद कश्मीर में, या जो हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं तो उनको टारगेट करवाया जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, और दूसरा ये है कि क्योंकि इंडियन साइड ऑफ कश्मीर में भी मिलिटेंसी दोबारा से काफी ये लोग मुतारक हैं, तो ये भी हो सकता है कि उनको दूसरी साइड पे भेज दिया गया हो। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह होता है ना, बाद लोगों का 20-20 दफा इनकाउंटर करते हैं कि हमने फलां को मार दिया, तो बंदा तो जिंदा होता है, उससे काम लेते रहते हैं। तो अपना एसेट समझ के कहीं रखा हो तो जब जरूरत पड़ने पे उनको इस्तेमाल करते रहेंगे। एक खबर ये भी देखी थी कि इसने गाजी कह दिया जाए, शहीद तो ज़ाहिर नहीं हुए अभी, गाजी कह लें या कैप्टन साहब कह लें, शहजाद साहब जो हैं, इनके बारे में ये भी कहा गया था कि वो कहते हैं कि बुरहान वानी ग्रुप के साथ वो मुंसलिक हैं, या उनके साथ राब्ते में हैं, या इस तरीके से बात की, या उसको ज्वाइन कर लिया है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ वो तो ग्रुप तो उस तरफ था। तो क्या यहाँ पर भी कोई उन्होंने बना दिया है, या क्या कोई ऐसी कोई आपने भी सुनी है बात? बहरहाल वहां पे जो ग्रुप्स हैं या यहाँ पे हैं, इनके आपस में लिजाम तो है, सारे कोऑर्डिनेटली ये करते हैं। वहां पे जो कार्रवाइयाँ होती हैं, बुरहान वानी को ग्लोरीफाई तो इधर से ही किया जाता रहा है, तो जाहिर है वो थे तो सिर्फ इंडियन साइड ऑफ कश्मीर के बुरहान वानी। लेकिन यह है कि इन लोगों के आपस में लिंक्स तो हैं, और जब
वहां पे कोई बंदा मरता है तो ग्लोरीफाई तो इधर वाले जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही करती है ना, कि हमारा फलां बंदा वहां पे शहीद हो गया। तो इनका नाम भी जो है ना, अब्दुल्ला उमर के नाम से इन वहां पे ये एक्टिव थे। इनका तो है ना कैप्टन शहजाद, लेकिन वहां पे इनका जो नाम था, जिस नाम से ये पकड़े गए वहां पे जेल काटी, तो वहां उनका डिफरेंट नेम था, अब्दुल्ला उमर के नाम से। तो खैर ये तो वापस आ गए, बच के आ गए। अब गाजी पता नहीं क्यों अपने नाम के साथ लिखते हैं, कहते हैं, मतलब इनकी जो तकरीर है सोशल मीडिया पे, कहते हैं मुझे इतनी गोलियां लगी कारगिल में, मैंने बड़ी पैसा लिया, बड़ा जख्मी हो गया उसमें, मुझे जो है ना मरते मरते बचाऊं, शहादत शहीद होते होते सॉरी, ये तो शहादत कहते हैं ना हम तो, वो कहते हैं कि बच गया। तो बहरहाल अब तो ये है कि ये नेक्स्ट चंद दिनों में पता चल जाएगा कि इनको वहां से भगाने का मोटिव्स क्या है। क्योंकि जो दो लड़के हैं, तो अगर उनको कोर्ट में पेश किया जाए तो वो फिर बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या आया, गाजी साहब ने उनको मोटिवेट किया, या पुलिस की मिली भगत से ये हुआ, या स्टेट, डेफिनेटली अगर स्टेट इन्वॉल्व ना हो तो इस तरह कोई, जिस तरह वॉक करने के लिए जाता है ना, वो स्ट्रीट्स में दौड़ के जा रहे थे आस्ते आस्ते, कुछ और कुछ थोड़ा दौड़ रहे थे। तो ये तो एक अंधे को भी, और जिस बंदे के पास अगर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है वो भी समझ सकता है कि ये तो उनको खुली छूट है, वो सिटी के अंदर से निकल के चले। चलिए देखिए, अगर इसके पास तो ज़रा इज फुली ट्रेंड मिलिटेंट, आप जायद कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं इसको, ठीक है। तो बाकी लोगों को भी उसने ट्रेन किया हुआ, मैंने वीडियो देखी, क्या लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हम बेसिकली कहते हैं कि काबजों को चैलेंज करेंगे वगैरह वगैरह। तो जी जी। जल्दी ये आता है, उसकी बातों से ये नजर आता है कि वो यहाँ पर भी कुछ करने का इरादा रखते हैं। तो ये हम तो हमेशा ये कहते हैं कि स्ट्रगल पीसफुल होनी चाहिए। तो अगर मिलिटेंसी को दाखिल करके ये कुछ लोगों के मफदात को, या कोई ऐसा जवाब तो नहीं मुहैया करना चाहते कि पाकिस्तान को एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया जाए, या जवाब मुहैया कर दिया जाए। देखें, जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयां करनी होती है ना, तो वो डेफिनेटली कोई ओपनली पहले स्टेट को, वो एक स्टेट को पता है, उनका पूरा मैकेनिज्म है, आर्मी वहां पे बैठी हुई है, उनकी उनकी एजेंसीज हर तरह की वहां पे हैं। तो वो जो, जिसको कहते हैं ना गड़ा लाव, वो कोई इतना जंगल, उसको एक एरिया का नाम है पलंदरी में, सुदनूती में, जिस एरिया से इनका ताल्लुक है, वो कोई इतना बड़ा जंगल भी नहीं है कि किसी को एहसास नहीं। लोग जाते हैं दिन को भी, वहां पे रास्ते हैं बीच में से पैदल लोग आते जाते हैं, एक गांव से दूसरे में या एक इलाके से दूसरे इलाके में। तो वहां ये ओपनली ये सारा कुछ कर रहे थे ना, उसकी वीडियोस बना के सोशल मीडिया में। तो स्टेट ने तो उसी रात या उसी दिन एक्शन तो नहीं लिया ना, ये काफी एक महीने इनका सिलसिला चलता रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करते रहे, हजीरा में की, पलंदरी में की, जगह जगह पे, कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो जाहिर है स्टेट जब प्रोजेक्ट करने पे आती है किसी को, तो फिर उनको इसी तरह प्रोजेक्शन होती है कि जी यूथ को उनके साथ लगाया जाए। और बहुत सारे यंगस्टर उनके साथ इंस्पायर्ड हुए भी हैं, बहुत सारे लोग आज भी सोशल मीडिया को आप फॉलो करें तो कहते हैं जी गाजी साहब की बड़ी कुर्बानियां हैं, ये है वो, असल मायनों में जो है ना, हकीकी मायनों में कश्मीर को आज़ाद कराना चाहते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि गाजी साहब गिरफ्तार होते हैं नहीं होते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होता है। जब तक उनकी कोई स्टेटमेंट नहीं आती, कहाँ बैठ के स्टेटमेंट देते हैं, ये भी है ना, स्टेटों के तो हजारों किस्म के हथकंडे होते हैं ना, आम इंसान को समझने के लिए जो है ना काफी उस पे असल में मेहनत करनी पड़ती। जो आदमी लश्कर तैयबा में रहा हो या जैश मोहम्मद में रहा हो, और फिर मुझे ये कहा जाए कि वो आदमी जम्मू कश्मीर की आज़ादी और खुद मुख्तार के लिए लड़ रहा है, तो मुझे तो ये बात हजम नहीं होती। ठीक है, और फिर पाकिस्तान की फौज में कैप्टन भी रहा हो, ठीक है। तो बहरहाल एनीवे, लीव इट एट दैट, सी क्या इसमें क्या होता है। अच्छा, अवामी जो एक्शन कमेटी है, उनका भी काफ़ी काम जो है ना, यानी काफ़ी एक्टिव हैं वो लोग। लेकिन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि उन्होंने एक पार्टी, यानी एक रुख कह सकते हैं कि, चलो जी नाम लेकर कहते हैं, इसमें शर्म वाली क्या बात है। वे JKLF के ग्रुप को उन्होंने कहा भी वो उनके जो इकदाम हैं उससे को खुश नजर नहीं आए, और नाराजगी का इजहार किया। तो इसका पस मंजर क्या है? चौधरी साहब, ये जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ना, इनका जो एक प्लान ऑफ एक्शन है, उसमें मतलब वाजे तौर पे लिखा गया है कि इसमें चाहे वो बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से है, किसी इलाके से है, किसी कबीले से है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से है, लेकिन वो जब जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का कोई प्रोग्राम होगा, उसको उसके नाम से या जॉइंट अवामी के एक्शन कमेटी के नुमाइंदे के तौर पे स्पीच के लिए बुलाया जाएगा, या वह अपनी
ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी कोई किसी किस्म की प्रीचिंग नहीं करेगा। हम्म, आप देखें कि जब वह लॉन्ग मार्च था, अभी डोडियाल से लोग चले थे, तो हमारे जो मुजफ्फराबाद में स्टूडेंट जो लीडर थे हमारे, अली शमरेज, उनको उठा लिया गया और वीडियो भी है। हमने कहा कि अवामी एक्शन कमेटी के एक्टिविस्ट और हमारी पार्टी के ये, हम्म, ठीक है, जिला सदर, हमने वो ये नहीं किया कि हम हमारी पार्टी वो तहरीक चला रही थी तो उन पे पहले हाथ डाल दिया। भाई उस तहरीक में हमारे लोग बिल्कुल एक्टिव थे, कश्मीर में हर फोरम में फोर फ्रंट पे थे। इंटरनेशनली भी हमने मुजाहरे किए, वो आपको पता है कि ब्रैडफोर्ड में हुए, लंदन में हुए, अपने नॉर्थ अमेरिका में हमारी पार्टी ने किए, जिनीवा में हमने किए, ब्रसल्स में हुए, जगह जगह। लेकिन हमने अवामी एक्शन कमेटी को सपोर्ट किया, उनके जो एक्शंस थे। लेकिन उस जो इस तहरीक की ब्यूटी यही थी, आपने कहना है कि हमारी ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या कोई एक पॉलिटिकल ग्रुप या किसी एक नजरिए या एक शख्सियत इसको वो लेकर नहीं चल रही है, इसी वजह से आज तक यूनिटी रही। और आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने उस तहरीक को पहले भी हाईजैक करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने वहां पे बाकायदा इन्वेस्टमेंट की, यंगस्टर्स को कहा कि आप इसमें वायलेशन का अंसर लेके आए। तो जब वायलेशन होती है तो स्टेट के लिए बहुत इजी होता है क्रैश करना, और इंटरनेशनली फिर कोई उनको पूछता नहीं है। जब आपकी स्ट्रगल होती है पीसफुल, पूरी दुनिया आपके साथ होती है। जब आप बंदूक उठाते हैं, जब वायलेंस की बात करते हैं, तो जो स्टेट होती है तो उसके पास ट्रेंड आर्मी होती है, कमांडोज हैं, उनके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, पूरा एक मैकेनिज्म है उनके पास जो आम इंसान के पास या जब तक कोई ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी ना हो, अनलेस जिस तरह वो कम्युनिस्ट दौर में होते थे, उनका अपना जो है ना मिलिटेंट विंग होता था, पॉलिटिकल विंग होता था, डिप्लोमेटिक विंग होता था, तो हमारा रीजन ही कितना सा है उसमें। आप देखेंगे कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी उस वे से ऑर्गेनाइज है ही नहीं कि जिसके पास हर तरह का मैकेनिज्म हो। तो लोगों को गैर जरूरी कुर्बानियां लोगों से लेनी नहीं चाहिए। और जो भी बंदा है, जो भी पार्टी है जिसने भी ये ट्राई की ना उसको हाईजैक करने की या अपनी एक पब्लिसिटी, तो वो मैं समझता हूँ कि जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं या ये जो मूवमेंट है गिलगित बल्तिस्तान की आज़ाद कश्मीर, उसके साथ उनकी कोई सिंसियरिटी नहीं है। असल में ये जो कोटली में हुआ था वाकया उस वक़्त, उससे कुछ 4-5 दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे इतला की। उन्होंने कहा भाई इस जमात पर नज़र रखना। भाई उन्होंने कहा कि हमें पता चला है कि ये गड़बड़ करेंगे और इसको हाईजैक करने की कोशिश करेंगे, नया रुख देने की कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं भी इस जमात के साथ मुंसलिक रहा हूँ काफ़ी अर्सा, बल्कि उनकी बानियों में से एक हूँ। और एक बानियों में से एक था, अभी तो बहुत ज़्यादा मेरा तल्लुक उनसे ख़त्म है। तो मैंने कहा मुझे पता है कि इनका तरीका कार क्या होता है, अभी किस तरह मूवमेंट को दूसरे रास्ते पर लगाना। ठीक है, इश्यूज को या इवेंट्स को हाईजैक करने का उनके पास लंबा एक तजर्बा है। तो उसके यानी ये 3-4 दिन पहले बात उसने की, तो फिर उसके बाद ये कोटली में वाकया हो गया और चीज़ें भी होती हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हम सभी सभी चाहिए, सबको चाहिए कि ये जो अवामी तहरीक है इसकी सपोर्ट की जाए, और पार्टी के जो अपने अपने मामला हैं वो लहदा रखे जाएं। तो इस पर अगर आपको कुछ चीज़ कहना चाहते हैं तो जी। जी जी, यही यही अवामी एक्शन कमेटी के भी एक जो चार्टर ऑफ डिमांड है और प्लान ऑफ एक्शन, उनमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है, और हमने भी उन चीजों को एज इट इज ऑन किया, सपोर्ट किया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। और हमारे किसी बंदे ने भी जहां भी जाके स्पीच की ना, उसमें हमने अपना पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं दिया, हमने अपना कोई प्लान नहीं दिया। हमने उनके जो मुतालबात थे अवामी एक्शन कमेटी को, उनको इंडोर्स किया कि ये मुतालबात जायज हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। चाहे वो कोटली में हूँ, पलंदरी में हूँ, अपना त्राड़खल में हूँ, रावलाकोट में हूँ, बाग में हूँ, मीरपुर में हूँ, मुजफ्फराबाद में, हमारे लोगों ने जहां जहां भी स्पीचेस की, पार्टिसिपेट किया, उन्हीं के जो डिसिप्लिन को फॉलो किया, क्योंकि हम किसी किस्म की वहां पे डिवीजन नहीं चाहते। बहुत सारे लोगों ने कहा जी बड़ा अच्छा मौका है, ये पहली दफा कश्मीर में आया है, उसको तो ये होना चाहिए। हमने कहा भाई हम समझते हैं, हम ग्राउंड में हैं, हमारे लोग हैं वहां पे, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा ताल्लुक है, हमारी पार्टी एक्टिविस्ट हैं। तो हम वो जो मूवमेंट चल रही है, जो लोगों के राइट्स की मूवमेंट है, हम ना उसको सबोताज कर सकते हैं ना उसको हाईजैक करते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों के साथ, अपने काज के साथ, अपने जो है ना वतन के साथ सिंसियर है। ठीक है, ये व्यक्ति पब्लिसिटी के हमने ये तीर मार लिए, वो कर लिए, एक उनका चार्टर है उसमें लिखा हुआ है कि आपने आटे पे सब्सिडी देनी है, बिजली पे सबसे उसको आपने जो है ना सस्ते दामों जो प्रोटेक्शन कास्ट है उस पे हमें दें, बहुत सारे उनकी जो डिमांड्स हैं।
फंडामेंटल राइट। उसमें अगर हमारा बंदा उठ के उधर ही उन्हीं चीजों की नफी कर दे कि नहीं जी हम तो इसके लिए, वो बाज लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ कि हम जो है ना टूटी खंबे की सियासत नहीं करते। लेजिस्लेशन आप कर नहीं सकते हो आजाद कश्मीर की पार्लियामेंट, जिसको असेंबली कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली है। लेजिस्लेशन आप कर नहीं सकते तो लोगों को तो यही चाहिए ना, पानी चाहिए उनको, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो अगर आप टूटी खंबे की सियासत नहीं करेंगे तो फिर वो सियासत में जाए ही ना फिर। तो यही बात है कि अगर आप हैं जो उनकी डिमांड्स हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की, उसको ऑन नहीं करते तो फिर उस प्लेटफॉर्म को यूज ही ना करें या जाए ना उससे, लाताल्लुक रहें। तो अगर उसमें जाते हैं तो फिर उनका जो डिसिप्लिन है, जो एसओपीज हैं, तो आप उसको फॉलो करें। हम्म। जनाब, आपने बड़े तफसील से यूनाइटेड नेशन के बारे में भी बता दिया, और जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, जेल ब्रेक के बारे में भी बड़ी तफसील से आपने बात की। मैं समझता हूँ कि वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस मौजूदा जो सिचुएशन है। तो आपका बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अगर आपके पास कोई सवाल हों, कोई कमेंट्स हों, प्लीज़ दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस, एंड वी विल इंशाल्लाह रिप्लाई टू यू। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़ एंड लुक आफ्टर योर सेल्फ। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर।